हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेस्ट पैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं सेपीकैट जैगवार एयरक्राफ्ट के लिए हम 20 रिटायर्ड एयर फ्रेम ओमान से लेने वाले हैं, जिनको हम कैनेबलाइज करके एज अ स्पेयर यूज़ करेंगे अपनी फ्लीट को मेंटेन करने के लिए। तो करीबन 6 जैगवार के स्क्वाड्रन्स हम ऑपरेट करते हैं, जिसमें से डिफरेंट कॉम्बिनेशन में एयरक्राफ्ट हैं। कई डारिन 2 स्टैंडर्ड के हैं, अभी डारिन 3 में भी कई अपग्रेड हो चुके हैं। और डारिन 3 वाले जो जैगवार्स हैं वो एटलीस्ट 2030 से 35 तक हम ऑपरेट करने वाले हैं, क्योंकि इनको हाल ही में अपग्रेड किया गया है और लेटेस्ट एवियोनिक स्वीट इनमें लगाया गया है, जिसके अंतर्गत ये इंडियन एयरफोर्स के पहले एयरक्राफ्ट थे जिसमें AESA रडार था। रफाल बाद में आए हैं, तो इनको हम काफ़ी कैपेबल बना रहे हैं, इनके मैक्सिमम पोटेंशियल पर हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत पुराने एयर फ्रेम हैं और कुछ डिज़ाइन लिमिटेशंस इनके साथ हैं। सबसे बड़ी डिज़ाइन लिमिटेशन इनके इंजन की परफॉर्मेंस है, जो कि समय के साथ साथ कम भी हुई है, वैसे ही वीक हुआ करती थी। तो यहाँ पर 2 एडोर इंजन लगे हुए हैं। ये आफ्टर बर्निंग वेरिएंट्स है और पर इंजन आफ्टर बर्निंग स्टेज में 32.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये सुपरसोनिक स्पीड अचीव तो कर सकते हैं, लेकिन ये बेयरली सुपरसोनिक जाते हैं। तो इंजन परफॉर्मेंस थोड़ी वीक होने की वजह से अगर आप इनको हायर एल्टीट्यूड एरियाज़ में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर इंजन परफॉर्मेंस वैसे ही नीचे जाती है, हवा में ऑक्सीजन कम होने की वजह से, बाकी एयरक्राफ्ट की भी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है थिन एयर की वजह से, वहाँ पर इनको ऑपरेट करने में परेशानी आती है। इसलिए हम इनको लेह लद्दाख में इस्तेमाल करते भी नहीं हैं। तो इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक हनीवेल का इंजन हम लगाने वाले थे, जो जैगवार डारिन 3 अपग्रेड प्रोग्राम में इंक्लूड होने वाला था, लेकिन कॉस्ट क्योंकि शूट अप कर जाता तो वो प्लान हमने ड्रॉप कर दिया। तो ये इशू अभी भी इन प्लेटफॉर्म्स के साथ एग्जिस्ट करता है और हम पूरी दुनिया में इनके सोल ऑपरेटर हैं। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि हम सेकेंड हैंड एयर फ्रेम ले रहे हैं इनको कैनेबलाइज करने के लिए, ताकि एज अ स्पेयर इनका इस्तेमाल किया जा सके। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। तो जैगवार्स को मेंटेन करने के लिए हमें ये काम करना पड़ रहा है, और ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में सवाल के तौर पर उठाई थी कि इंडियन एयरफोर्स स्क्रैप कलेक्ट कर रही है अपनी एग्जिस्टिंग फ्लीट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट का जो प्रोग्राम है उसको हम सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। तो आइडियल सिनेरियो में तेरस मार्क 1 बड़े नंबर में आते, बाद में तेरस मार्क 2 और MRFA के अंतर्गत अगर चीज़ें समय पर एग्जीक्यूट हो जाती तो हो सकता है जैगवार्स को हम रिटायर कर रहे होते। इवन जब एडिशनल तेरस मार्क 1 के ऑर्डर्स की बात आई थी, तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि जैगवार्स को रिटायर करके तेरस मार्क 1 से जो रिप्लेस करने की बात चल रही है वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। बेटर हमें तेरस मार्क 2 जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये आइडियल सिनेरियो है या पॉसिबिलिटीज़ है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे पास है उसको हम बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो जैगवार्स एग्जिस्ट करते हैं उनके पोटेंशियल को कैसे बढ़ाया जाए, और ऐसी कुछ चीज़ों पर हम काम पहले से कर भी रहे हैं। तो जैगवार्स को मेनली आप अगर प्लेन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक आइडियल परफॉर्मेंस मिल जाती है जो कि यूजेबल है, और इसलिए इनके जो मैक्सिमम स्क्वाड्रन्स हैं वो वेस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय किए गए हैं, जैसे कि अंबाला में हो गया और जामनगर में हो गया। तो 4 स्क्वाड्रन इनके वेस्टर्न सेक्टर में है, बाकी 2 स्क्वाड्रन जो है गोरखपुर में है, जो कि सेंट्रल इंडिया में है, ये आप कह सकते हैं। ईस्टर्न साइड में भी इतना नहीं है। तो प्लेन्स में जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं और इनकी जो इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी है, जो कि लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म इफेक्टिव हो जाते हैं। लो फ्लाइंग की वजह से ये रडार्स में नहीं आते हैं। इवन मॉडर्न रडार्स को भी इनको देखने में परेशानी आएगी, क्योंकि जो ग्राउंड क्लटर है, टेरेन है, वो इवन मॉडर्न रडार्स के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। ऑल्दो मॉडर्न AESA रडार्स में ग्राउंड क्लटर की जो समस्या पहले हुआ करती थी उतनी अब नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लमेटिक है। लो फ्लाइंग आज भी हेल्प करती है। ऑल्दो मॉडर्न AESA रडार ने और फास्टर कंप्यूटिंग पावर ने बड़े चेंजेस लाए हैं। अब चीज़ें पहले जितनी हार्ड होती थी डिटेक्ट करने के लिए, अब उतनी हार्ड नहीं है। फास्टर कंप्यूटर्स आ गए हैं। मॉडर्न AESA रडार्स जो हैं, ये जो पहले गैप हुआ करता था उसे काफ़ी हद तक ब्रिज कर पा रहे हैं और चीज़ें पहले से ज़्यादा मैनेजेबल है। पर अभी भी ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स को लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट या क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट करने में परेशानी आती है। इसलिए सी स्कीमिंग जैसी कैपेबिलिटी, टेरेन मास्किंग जैसी कैपेबिलिटी आज भी इम्पॉर्टेंट है, और इसका इस्तेमाल जैगवार कर सकता है, क्योंकि जैगवार की जो स्ट्रेंथ है वो ही लो फ्लाइंग है। तो अब इस ओल्ड टेक्निक को आप पेयर कराइए मॉडर्न वेपन्स के साथ और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है, जिसके अंतर्गत इस प्लेटफॉर्म को अपग्रेड भी किया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि रैम्पेज मिसाइल का इंटीग्रेशन जैगवार से किया गया
और कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कुछ रैम्पेज जो है जैगवार से फायर भी करी गई थी। उसके बाद DRDO 100 का जो इंटीग्रेशन है ये भी जैगवार से चल रहा है। DRDO 100 जैसा कि हम जानते हैं एक लाइट स्टैंड ऑफ एंटी एयरफील्ड वेपन है जो कि 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को हिट करने में सक्षम है। उसके बाद जरूरी है कि जो डारिन 3 के जैगवार्स हैं जिनमें अब AES रडार लग गया है, क्रूज मिसाइल्स भी इंटीग्रेट करी जाएं जिनको ये लो फ्लाई करते हुए फायर कर पाएं मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के लिए। ऑल्दो यहाँ पर फ्रेंच ऑप्शन की तरफ भी हम आगे बढ़ सकते हैं जिसके अंतर्गत स्टॉर्म, शैडो या फिर स्कैल्प मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है जो हमारे साथ पहले से इस सर्विस में है, या फिर हम आइस ब्रेकर या सी ब्रेकर जैसी मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं जो कि क्रूज मिसाइल्स हैं और हल्की क्रूज मिसाइल से करीबन 400 किलोग्राम का ही वजन है और 300 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज ये प्रोवाइड कराती हैं। तो इन क्रूज मिसाइल्स के साथ जो एयरक्राफ्ट की इफेक्टिव स्टैंड ऑफ स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट पहले से ही इक्विप्ड है मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए। तो जामनगर में एक स्क्वाड्रन जो है वो इसी काम के लिए है जिसके लिए इन प्लेटफॉर्म्स को मॉडिफाई किया गया है हार्पून मिसाइल्स को कैरी करने के लिए। हार्पून जैसे कि हम जानते हैं एक अमेरिकन एंटीशिप मिसाइल है जो कि सी स्किमिंग कर सकती है। हैवी मिसाइल है, करीबन 600 किलोग्राम के ऊपर का वजन है, ऑलमोस्ट 700 किलोग्राम का वजन है और मैक्सिमम रेंज आपको ये देती है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स की। तो एयरक्राफ्ट पहले से ही लो फ्लाई करता है, उसके बाद मिसाइल अलग से सी स्किमिंग करने में सक्षम है जिसकी वजह से जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी इफेक्टिव मैरीटाइम स्ट्राइक पैकेज का बन जाता है। इसलिए जैगवार्स को मैरीटाइम रोल में इस्तेमाल किया जाता है और एक डेडिकेटेड स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स का एग्जिस्ट करता है जो कि हार्पून को कैरी कर रहा है। बाकी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस एयरक्राफ्ट का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो भी डिसएडवांटेज नहीं रहता है। तो इस प्लेटफॉर्म की जो मैक्सिमम रेंज है वो बड़ा इशू है क्योंकि साइज छोटा है, फ्यूल कैपेसिटी कम है, तो आपको जो कॉमेट रेंज मिलती है इंटरनल फ्यूल पे वो खाली 815 किलोमीटर की मिलती है और अगर लो ही फ्लाई करेंगे तो 600 किलोमीटर के अप्रॉक्स की ही मिलेगी। ये बाकी कंट्रियों के लिए तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पर इंडिया के लिए नहीं है क्योंकि हमारे बॉर्डर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एनिमी नेशन के जिनके अगेंस्ट में हमको ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने हो, तो बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस हमें नहीं चाहिए। तो जो बाकी कंट्रियों के लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है वो हमारे लिए नहीं है। बाकी एक और जो बड़ा एडवांटेज हमको मिलता है वो ये है कि 2021 में हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था रोल्स रॉयस के साथ जिसके अंतर्गत HAL द्वारा जो अडोर इंजन है जो कि जैगवार में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बाद आपके हॉक ट्रेनर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये इंडिया में अंडर लाइसेंस बनाए जाते हैं और इनका सपोर्ट भी HAL द्वारा ही किया जाता है। तो इंजन को लेकर इश्यूज नहीं है। इवन ये प्लेटफॉर्म लोकली मैन्युफैक्चर भी हुए हैं तो कई पार्ट्स जो है हम लोकली बनाते हैं। ऑल दो सारे पार्ट्स नहीं बनाते हैं इसलिए हमें सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है उन्हें कैनिबलाइज करके उनके पार्ट्स को यूज करने के लिए, लेकिन काफ़ी हद तक हम ओवरली डिपेंडेंट नहीं है OEM पर इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर, तो इनको सस्टेन कराया जा सकता है। तो इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हमें वेपन पैकेज को मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है और अगर वो समय के साथ साथ हो जाएगा, जैसे कि डारिन 3 प्लेटफॉर्म जो है ये पहले ही अपग्रेड के बाद रेलेवेंट हो गए हैं, उसके बाद वेपन पैकेज भी रेलेवेंट मिल जाएगा तो ये प्लेटफॉर्म इफेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं ओरिजिनल प्लान डेट तक जो कि 2030 से 35 तक का बताया जा रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।